वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री, और वो पेपर जो हमारा सीएसआईआर नेट जून 2023 में हुआ था, उसमें भी जो शिफ्ट नंबर 1 है यानी मॉर्निंग वाला जो एग्जाम है, उसमें बायोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं पार्ट बी के अंदर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है अपना सपना जेआरएफ 2.0। हम जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं वो सारी पीडीएफ की फॉर्म में, सारा कंटेंट पीडीएफ की फॉर्म में आपको इस चैनल पर अवेलेबल होता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप वो पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, बात करें अगर इस पेपर की, तो हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2023 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं वो पार्ट बी में होते हैं और एक होते हैं पार्ट सी में। तो इस पेपर के अंदर बायोकेमिस्ट्री में पार्ट बी के अंदर आए हैं 4 क्वेश्चन और पार्ट सी के अंदर आए हैं 6 क्वेश्चन। पार्ट सी के क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 36 मार्क्स का है, 24 और 4 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के होते हैं 4 क्वेश्चन, तो ये 8 नंबर का हो जाएगा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम पार्ट बी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर के, इसी सब्जेक्ट के पार्ट सी क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन आईडी है 021 और क्वेश्चन दिया है इन चारों स्ट्रक्चर में से कौन सा ऐसा, मतलब ये चारों क्या है, शुगर है। आपको बताना है इन चारों शुगर्स में से कौन सी ऐसी है जो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाती हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता है तो आसान है। तो डिटेल में समझेंगे कि टोलेंस रिएजेंट क्या होते हैं और कौन सी शुगर है जो उसको रिड्यूस नहीं कर पाती है और क्यों नहीं कर पाती है, सब हम आज की इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोलेंट टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, टोलेंट टेस्ट के अंदर एक रिएजेंट यूज किया जाता है जिसको टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। इस टेस्ट को क्यों किया जाता है, इसको अच्छा सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि लैब के अंदर परफॉर्म किया जाता है ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो शुगर्स हैं वो कैसी हैं, रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, या फिर अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उनमें से या तो वो एल्डिहाइड हो सकते हैं या तो कीटोन हो सकते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, इसके लिए भी हम टोलेंस रिएजेंट या फिर टोलेंट टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस टेस्ट के अंदर एक रिएजेंट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। ये होता क्या है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये टोलेंस रिएजेंट क्या है, बेसिकली ये भी एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, और ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट that can oxidize aldehyde because aldehyde have aldehydic hydrogen but cannot oxidize ketone due to absence of aldehydic hydrogen। अभी हमने बात की है कि टोलेंस रिएजेंट जो है या फिर टोलेंट टेस्ट जो है हमें बताता है कि कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है। कैसे बताता है, यदि हम टोलेंस रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ में तो वहां रिएक्शन हो जाती है, लेकिन अगर मैं इस टोलेंस रिएजेंट को रिएक्ट करवाती हूँ कीटोन के साथ में तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब मानो आपके पास 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन ए है, मानो उसके अंदर एल्डिहाइड है, आपने जैसे ही उसके अंदर डाला टोलेंस रिएजेंट तो वहां पर रिएक्शन होगी। जैसे ही वहां रिएक्शन होगी आप तुरंत बता देंगे कि ये एल्डिहाइड है। एक बीकर में जो बी हमने लिया है उसमें मानो कीटोन है, हमने जैसे ही उसके अंदर टोलेंस रिएजेंट डाला तो देखा वहां कोई रिएक्शन नहीं हुई है, इसका मतलब कि वो कीटोन है। तो इस तरीके से ये टेस्ट जो है हमें बता देता है कि कौन एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है शुगर्स के बिहाफ पर, तो यहाँ डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यदि शुगर है रिड्यूसिंग या फिर एल्डिहाइड है तो टोलेंस रिएजेंट रिएक्शन कर पाते हैं,
लेकिन अगर शुगर नॉन रिड्यूसिंग है और या फिर कीटोन है तो ये टेस्ट नहीं हो पाता है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चारों में से कौन सी शुगर ऐसी है जो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाती है, तो वो शुगर होगी जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। इन चारों में से जो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाती है। अब हमें देखना है कि चारों में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। आई होप यहां तक बातें समझ आ गई हैं। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं अबाउट द रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, आपको पता होता है तो कई सारे कॉन्सेप्ट आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। देखिए, हमने कहा है कि जो टोलेंस रिएजेंट है वो क्या है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि नाम से जैसे कि इंडिकेशन है ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, यानी किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कोई भी सब्सटेंस कब ऑक्सीडाइज होता है, या तो वो ऑक्सीजन को गेन कर ले या तो वो अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दे, तब जाकर के कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो पाता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये किसी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कैसे करता है, ये किसी दूसरे सब्सटेंस को, कोई भी कंपाउंड लगाओ यहां है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि टोलेंस रिएजेंट है, अभी हम पढ़ के आए हैं टोलेंस रिएजेंट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करता है, उसको ऑक्सीजन दे देता है, तो ये कंपाउंड का हो जाता है ऑक्सीडेशन और ये हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड, ये हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया है, लेकिन ये खुद क्या हुआ है, ये खुद रिड्यूस हो गया है, क्योंकि किसी का रिडक्शन कब होता है, या तो वो ऑक्सीजन डोनेट कर दे या तो किसी का हाइड्रोजन ले ले। तो यहां पर देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया है, ऑक्सीजन दिया है इसको, यानी खुद का क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया है। तो यहां पर जो टोलेंस रिएजेंट है ये रिडक्शन, इसका रिडक्शन होकर के ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम टोलेंस रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं रिड्यूसिंग शुगर से, किससे, रिड्यूसिंग शुगर से, तो यहां पर ये जो टोलेंस रिएजेंट है ये रिड्यूस हो जाता है। जबकि टोलेंस रिएजेंट को अगर मैं रिएक्ट करवाती हूं नॉन रिड्यूसिंग शुगर से, तो टोलेंस रिएजेंट जो है रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो यहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका हुआ है रिडक्शन, जो रिड्यूस हुआ है, और ये कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। लेकिन साथ साथ ये क्या है, ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इट एक्ट लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो किसी दूसरे को रिड्यूस करता है। इसने क्या किया है, इससे ऑक्सीजन लेकर के इसको रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है, ये रिड्यूस हो जाता है, जबकि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस रिएक्शन में जो टोलेंस रिएजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर है वो बिहेव करती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आई होप यहां तक बातें समझ आ गई हैं। तो देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर नाम से इंडिकेशन है ऐसी शुगर जो किसी दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाती है, उन्हें बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अदर मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसी शुगर जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकती हैं उन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट डू नॉट रिड्यूस द टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। दे डू नॉट हैव अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, इस वजह से ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखो रिड्यूस करने के लिए भी क्या चाहिए, या तो
वो हाइड्रोजन को गेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का रिडक्शन होता है तो कब होता है, या तो वो हाइड्रोजन को गेन कर रहे हैं या तो ऑक्सीजन को दे रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, तो वो किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं शुगर की, जैसे यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं, हमारे क्वेश्चन में जो दिए हैं वो किस बिहाफ पर है, इस तरीके से होते हैं ऐसे। तो ये फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और इसी पर लगा होता है सिक्स्थ कार्बन। तो ये जो फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन जो है इस पर OH या H होता है, इस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमर कार्बन। इस कार्बन को बोला जाता है एनोमर कार्बन, क्योंकि ये कार्बन ही एनोमर्स बनाता है, अल्फा बीटा एनोमर्स। यानी कि अगर इस कार्बन में अबोव द प्लेन OH होता है तो उसको बोलते हैं बीटा एनोमर, और यदि ये OH नीचे आ जाए, H ऊपर चला जाए, तो उसको बोलते हैं अल्फा एनोमर, ठीक है। अगर इस कार्बन पर OH अवेलेबल है तो फिर इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। आइदर वो ऊपर हो या तो नीचे हो, यदि है तो बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, यदि वो यहां नहीं है तो बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये यहाँ क्यों नहीं होगा, यदि मानो ऐसे ही शुगर का एक मॉलिक्यूल है, ऐसे एक और आ जाए और ये जो OH है ये उसके साथ में बॉन्ड बना ले दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, तो ये OH जो है ना फ्री नहीं रह पाता है, उसके बाद आप कहेंगे कि वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई है, ठीक है। यानी आपको अगर ऐसी स्ट्रक्चर दी है तो आप कैसे देखेंगे कि वो रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, आपको देखना है कि जो एनोमर कार्बन है यानी O के पास वाला जो कार्बन है उस पर OH अवेलेबल है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो वो हो जाएगी रिड्यूसिंग शुगर, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हो जाएगी नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। आई नो काफ़ी लंबा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, लेकिन आप एक बार उसको समझ लेंगे तो फिर आगे कभी डाउट नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन सी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो ही टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाती है, और वही हमारा आंसर होगा। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जिसमें एनोमर कार्बन पर OH फ्री नहीं होता। अब जैसे देखो यहाँ इसमें देखें तो ये O है, O के पास वाला ये कार्बन है इसके लिए, फर्स्ट के लिए, और जो सेकंड है इसमें ये है एनोमर कार्बन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके पास तो OH फ्री नहीं है, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका जो एनोमर कार्बन है उसमें OH फ्री है। मतलब ये कैसी शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, और ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड की बात करें तो देखो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है और जो सेकंड है, फर्स्ट में एनोमर कार्बन ये है और इसके पास OH नहीं है, लेकिन जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें ये एनोमर कार्बन है और यहाँ OH फ्री है। मतलब अगेन ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, और ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। बात करें यहाँ पर तो देखो ये एनोमर कार्बन है, इस पर OH फ्री नहीं है, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसका जो एनोमर कार्बन है यहाँ OH फ्री है, यानी ये भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, और ये भी टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ में देखिएगा ये एनोमर कार्बन है और इस पर OH फ्री नहीं है। अगेन जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें भी जो एनोमर कार्बन है उस पर भी OH फ्री नहीं है, क्योंकि दोनों के जो OH है वो इन्वॉल्व हो गए हैं बॉन्ड की फॉर्मेशन में। तो यानी ये क्या हो गई, ये हो गई नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाती है, सो दैट विल बी द आंसर। ओके, और सुक्रोज जो होती है, अगर आपने पढ़ा है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, तो ये भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही होती है, जो कि फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनती है। आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे कैसे हम इस आंसर पर आए हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईडी है 022। द सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl is greater in water than the ethanol. What physical property of the solvent govern this difference? NaCl जो कि सोल्ट है
वो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, लेकिन इथेनॉल में इतना अच्छे से नहीं घुल पाता है। आपसे पूछा है कौन सा कारण है, इन चारों में से कौन सा कारण ऐसा है कि वाटर के अंदर ये घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इथेनॉल के अंदर नहीं होता, आपको बताना है। अब देखिएगा, हमारे पास मानो ये कोई बीकर है और इस बीकर में मैंने रखा हुआ है पानी, H2O है, और यहाँ मैं NaCl को डिसॉल्व कर रही हूँ, NaCl को मैं डिसॉल्व कर रही हूँ। अब NaCl है, अगर साथ में है तो आपने देखा ये नमक जो होता है उसमें ऐसे ऐसे थोड़े से क्रिस्टल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसका घुलना हम कब मानते हैं, जब ये जो क्रिस्टल है पूरे ही मतलब दिखने बंद हो जाते हैं, पूरे पानी में जो है घुल जाते हैं। तो ऐसा कब होगा, यानी ये जो NaCl है, अगर मैं Na को अलग कर दूं, Cl को अलग कर दूं, तो ये हम मानेंगे कि ये अच्छी तरीके से घुल गया है। लेकिन आपने दूसरा बीकर लिया, जैसे आपने NaCl इसके अंदर ऐड किया तो ये अलग ही नहीं हो पा रहे हैं, ये NaCl से अलग नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये पानी के अंदर या फिर जो भी सॉल्वेंट यहाँ लिया है उसके अंदर घुल नहीं रहे हैं। तो कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी सोल्यूट जब आप ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो यदि वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें जितने भी कंपाउंड, जितने भी एटम्स हैं, वो जितने ज़्यादा एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे वो उतने ही अच्छे से घुल पाएंगे। अगर वो पास पास में रहेंगे तो वो उसी फॉर्म में रहेंगे, पानी के अंदर नहीं घुलेंगे। जैसे अगर बात करें NaCl है, तो NaCl में क्या होता है कि जो पानी है H2O में जो O होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो NaCl है Na पर पॉजिटिव होता है, Cl पर नेगेटिव होता है। तो पानी क्या करता है, पानी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो Cl को अपने आप से अट्रैक्ट कर लेता है, और सोडियम, यानी जो सोडियम जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर लेता है ये ऑक्सीजन, जिस वजह से ये NaCl जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो पानी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस Na को Cl से अलग रख सकता है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन चार्ज को मैनेज कर सकता है, होल्ड कर सकता है अपने अंदर और अलग अलग रख सकता है। इस वजह से NaCl पानी में अच्छे से घुल जाता है, इथेनॉल में नहीं घुल पाता है, क्योंकि इथेनॉल में जाने के बाद ये जो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये अलग ही नहीं हो पाते, होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, कुछ ऐसे रह जाते हैं। और पानी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी जो है चार्ज को होल्ड कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, उनको संभाल सकता है कि किस तरीके से रखना है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्वेंट की कि वो चार्ज को होल्ड कर रहे हैं, अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो पानी होता है वो सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है इसी वजह से, क्योंकि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, 78 होता है। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, इसी वजह से लगभग चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। The dielectric constant is defined as the insulating material that can store charge when it is placed between the two metallic plates। इसमें बताया है कि मानो अगर दो मेटल की प्लेट ली हैं तो उनके अंदर चार्ज कितने अच्छे तरीके से स्टोर हो सकता है, उसे बोलते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। The dielectric constant of pure water is around 78. This high dielectric constant allows water to dissolve ionic and polar compounds, making it a universal solvent। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है क्योंकि ये लगभग जो आयनिक कंपाउंड होते हैं और जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो काफ़ी अच्छा हाई होता है। मतलब water is a powerful solvent for salt because the positively charged side of water molecules are attract the negatively charged chloride ion, and जो negatively charged side है water का वो attract कर लेता है positively charged sodium ion को, जिस वजह से Na अलग Cl अलग और वो अच्छे से घुल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन, कि जो NaCl है वो पानी में घुल जाता है एज कंपेयर टू इथेनॉल, क्योंकि पानी के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इथेनॉल।
ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी है 023। इन मेच्योर इरिथ्रोसाइट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट कंटेन द कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज। देखो जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी को ही हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, मतलब अपना फंक्शन गेन कर लेती हैं, तो उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सब डिसअपेयर हो जाती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे गोल्गी है, ईआर है, न्यूक्लियस है, सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो वो ज़्यादा स्पेस जो है अपने अंदर बनाती है ताकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा आ जाए, और हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन को भी ज़्यादा कैरी किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी मैच्योर हो जाती हैं तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं रहता है तो मतलब वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो आपसे पूछा है कि वहां जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इन चारों में से आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रेड ब्लड सेल, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस होती है सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और आरबीसी जो है उसमें से सब चीजें हट गई हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म अभी भी है। तो वहां आरबीसी के अंदर एकमात्र जो साधन है एनर्जी बनाने का वो केवल ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व आरबीसी टेकिंग अप ग्लूकोज फ्रॉम द प्लाज्मा and processing it to generate the ATP molecules. These ATP molecules are then used in other cellular metabolic process. जैसे आप देख सकते हैं, मानो ये लीवर है, लीवर के अंदर जो है ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, फिर लीवर से वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड मतलब ब्लड में आ जाता है, और ब्लड के अंदर ही क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं। तो ब्लड से फिर जो है वो आरबीसी में चला जाता है, आरबीसी में ग्लूकोज आ गया है, फिर होता है ग्लाइकोलिसिस जिसमें बनता है पायरुवेट, फिर पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। तो ग्लूकोज में जो कार्बन होते हैं वो फाइनली आकर के लैक्टेट में मिलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि आरबीसी के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, तो वो लैक्टेट होता है, ना कि पायरुवेट, ठीक है। अब आपका सवाल हो सकता है कि ग्लाइकोलिसिस में तो केवल हम इतना पढ़ते हैं कि ग्लूकोज से जो है पायरुवेट बना है, तो एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होना चाहिए, ना कि लैक्टेट। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। हमने पढ़ा है कि जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट में ये कन्वर्ट होता है। पायरुवेट की स्पेलिंग ठीक है, RU, हाँ ठीक है, पायरुवेट, और इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और फिर ये पायरुवेट जो है मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मानो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर यहाँ मूव कर जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही होती है, ये हो रही होती है साइटोप्लाज्म में। तो अगर मैं कहूँ एरोबिक रेस्पिरेशन है तो बताओ ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा पायरुवेट, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जो लास्ट प्रोडक्ट बना है वो पायरुवेट है। उसके बाद वो मूव कर गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वहाँ लिंक रिएक्शन होगी, क्रेब्स साइकिल होगी और ETC चलेगा, वो सब अलग चीजें हैं। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, तो आप कहेंगे पायरुवेट फॉर श्योर। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, पायरुवेट यहाँ मूव नहीं कर रहा है, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ है लैक्टेट में, कन्वर्ट हुआ है लैक्टेट में, तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टेट होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, और ये रिएक्शन अभी भी लगातार चल ही रही है। तो आप इसको एंड प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि रिएक्शन तो उसके बाद भी चल रही है, लैक्टेट बना है, तो लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है। और अगर यहाँ लैक्टेट की जगह पर बनता है इथेनॉल, तो भी आप कहेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में जिसमें इथेनॉल बनता है वो एंड प्रोडक्ट जो होगा वो इथेनॉल होगा, ना कि पायरुवेट। आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं कि अगर ये इन्वॉल्व नहीं है
तो एंड प्रोडक्ट विल नॉट बी पायरुवेट, या तो लैक्टेट या तो इथेनॉल। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम देख चुके हैं कि होता क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, फिर पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। तो ग्लूकोज में जो कार्बन है वो हमें कहाँ मिलेंगे, लैक्टेट में आकर के मिलते हैं। ठीक है, हालांकि आगे क्या होता है कि ये लैक्टेट जो है फिर से लीवर में चला जाता है और लीवर में लैक्टेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, फिर ग्लूकोज में, ऐसे जो है रिएक्शन चलती रहती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा कि जो आरबीसी होती है उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, लैक्टेट। ना पायरुवेट, ना इथेनॉल, ना एसिटाल्डिहाइड, क्या होता है, लैक्टेट होता है। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 024, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इन किलोजूल पर मोल में आपको बताना है ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का जब हाइड्रोलिसिस होता है, जब वो ब्रेक होता है, तो वहां पर कितनी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी रिलीज होती है किलो जूल पर मोल में आपको बताना है। तो इसके लिए टेबल हम याद कर सकते हैं, किलो जूल पर मोल में है, ये किलो कैलोरी पर मोल में है। फोस्फोइनोल पायरुवेट का इतना होता है, 1,3-बिस फोस्फोग्लिसरेट का इतना होता है, और केरेटिन फोस्फेट का इतना होता है। एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होती है तो इतना होता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का इतना होता है, पायरोफोस्फेट का इतना होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का इतना होता है, और जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है उसका इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, -20.9 इन किलोजूल, और कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 5.0 -5.0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा द फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो इस टेबल को आप याद कर लेना, हो सकता है अगली बार यहाँ कहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो देखो 4 क्वेश्चन आए हुए थे, चारों हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर के पार्ट सी के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से क्वेश्चन को समझें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।